ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, त्रैमासिक निशुल्क संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 67 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 66 कक्षाएं मित्रों मैंने आपको पढ़ा दी हैं। सभी कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम के कॉलम पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। पढ़ें। ये शून्य स्तर से संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए बिना पुस्तक के सहयोग से कोर्स बना दिया है। चलिएगा, गत कक्षा में हमने कुछ संधि आदि पढ़ी थी। ठीक है, ये आपको संधियां पढ़ाई थी मैंने। चर संधि पढ़ाई थी एक आपको, और दूसरी संधि थी आपकी अनुस्वार पदांत संधि। ये दो संधियां पढ़ाई थी और 20 तक की गिनती हमने आपको संख्या स्मरण कराई थी। ठीक है, और हमने आपको कहा था कि हम अगली कक्षा में आपको सबसे पहले इसके 20 तक संख्या के 20 तक हमने आपको जो संख्या लिखाई थी तो उसके हम आपको वाक्यों का प्रयोग करना सिखाएंगे कि आपको प्रयोग कैसे करना होता है। उसके लिए अनुवाद आपको लिए एग्जाम्पल के रूप में मैं अभी आपको प्रस्तुत करूंगा। तो इन संख्याओं का आपको प्रयोग कैसे अपने वाक्यों में करना है ये ध्यान देंगे। ठीक है, तो आइएगा, कुछ संख्याओं का प्रयोग मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको गृह कार्य के रूप में दे दूंगा, फिर आप गृह कार्य आप स्वयं करेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, आपके लिए मैंने कुछ अनुवाद बनाए हैं। ये अनुवाद है, इनमें संख्याओं का मैंने पहले तो जो 4 तक की संख्याओं का प्रयोग तीनों लिंगों में आप कैसे करेंगे ये मैंने आपको अनुवादों के माध्यम से यहां बताया है। ठीक है, फिर उसके आगे की संख्याओं के का प्रयोग आपको वाक्यों में कैसे करना है ये देखना है। आइएगा, देखिएगा, नंबर 1, एकाः छात्राः विद्यालये पठति। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि एकाः संख्यावाची शब्द का यहां प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये कौन सा शब्द है? ये पुल्लिंग का है। ये तो आपने मैंने लिखा दिया था आपको। ये पुल्लिंग का शब्द है एकाः। ये एकाः क्यों लगा? क्योंकि ये किसका सर्वनाम है? इसका है। ध्यान दीजिए, छात्रा का ये विशेषण रूप में कार्य कर रहा है। छात्र, कितना छात्र? एक छात्र। वैसे एक छात्र कहने से भी एक का बोध होता है। ठीक है, छात्र कहने से, छात्रा कहने से भी किसका बोध होता है? एक का। पर भाषा में कभी क्या होता है, जैसे मनुष्य जा रहा है, हमें स्पष्ट हो रहा है कि मनुष्य जा रहा है, तो एक ही मनुष्य जा रहा है। फिर भी हम कभी कभी बताते हैं कि एक मनुष्य जा रहा है।
तो लगाते हैं, और उसमें स्पष्टता देने के लिए और जल्दी समझ में आ जाए इसलिए हम संख्यावाची शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, 1 2 3 आदि का। तो देखिए, एकाः छात्राः विद्यालये पठति, एक छात्र विद्यालय में पढ़ता है। ये पुल्लिंग है, इसलिए यहां पर इसमें इसका एक शब्द पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। इसी प्रकार से नंबर 2, एका छात्रा अत्र संस्कृतम पठति। अब देखिएगा, यहाँ एक छात्रा माने एक गर्ल स्टूडेंट, अत्र माने यहाँ संस्कृत को पढ़ती है। अब ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ एक आ गया है, एक आ गया है। नंबर 3, तत्र केवलम एकम गृहम अस्ति। देखिएगा, वहां केवल एक ही घर है। अब ये गृहम शब्द है नपुंसकलिंग, और इस गृहम को ये एक शब्द कह रहा है, तो एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? नपुंसकलिंग होगा, तो इसलिए यहां पर नपुंसकलिंग। इस प्रकार से आपको संख्यावाची शब्दों को तीनों लिंगों में प्रयोग करना है, 4 तक। 4 तक मैं दिखाता हूं आपको, सभी दिखाऊंगा उदाहरण, आइएगा। ये एक शब्द का प्रयोग मैंने दिखा दिया, ये पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का और नपुंसकलिंग का। अब आ जाइएगा, अब है हमारा नंबर 2 का द्विशब्द का। द्वौ मनुष्यौ कार्यम कुरुतः। देखिए, मनुष्यौ, 2 मनुष्य कार्य करते हैं, तो मनुष्य शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग आया है द्वौ। और 5वां देखिए, द्वे बालिके परस्परम वार्ताम कुरुतः। 2 बालिकाएं आपस में बातचीत कर रही हैं, ठीक है। तो ये द्वे लग गया, द्वे द्वे, ये बालिके स्त्रीलिंग है, इसलिए ना स्त्रीलिंग में 2 का शब्द क्या है? द्वे है, ये लिखा दिया था मैंने आपको। ऐसे ही नंबर 6, द्वे फले तत्र स्तः, यहां नपुंसकलिंग में आ गया। ये नपुंसकलिंग है तो ये द्वे आ गया, समान होता है स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में द्वे शब्द का। तो वहां 2 फल हैं। 7, त्रयः कृषकाः तस्मिन् ग्रामे निवसन्ति। 3 किसान उस गांव में रहते हैं, यही अर्थ है। अब देख, कृषकाः ये पुल्लिंग है, तो त्रयः 3 पुल्लिंग आ गया है, ठीक है। चलिए, तिस्रः कन्याः वेदम पठन्ति। 3 कन्याएं वेद को पढ़ती हैं। तो कन्या शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए तिस्रः स्त्रीलिंग में आ गया। ऐसे ही 9 का 9, मम 3 पुस्तकानि फलके सन्ति। फलके का अर्थ होता है मेज, फलक, सप्तमी का मेज पर, ठीक है। तो मम मेरी 3 पुस्तकें मेज पर हैं। तो ये क्या है? पुस्तकानि नपुंसकलिंग है, तो 3 भी नपुंसकलिंग हो गया। 10, 4 पशवः मम गृहे सन्ति। 4 पशु मेरे घर में हैं। तो ये पशवा ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए 4 आ गया, ठीक है। 4 पशु मेरे घर में हैं। और देखिए 11वां, चतस्रः स्त्रियः वेद पाठम कुर्वन्ति। 4 स्त्रियां वेद पाठ करती हैं, वेद के मंत्रों का उच्चारण करती हैं। तो ये चतस्रा स्त्रीलिंग आ गया। 12, तव 4 पुस्तकानि कुत्र सन्ति। तुम्हारी 4 पुस्तकें कहाँ हैं? कहाँ हैं, ठीक।
तो ये चत्वारि पुस्तकानि, पुस्तकानि नपुंसकलिंग है, तो चत्वारि भी नपुंसकलिंग आ गया। ठीक है। 13 पंच बालकाः संस्कृतं पठन्ति, 5 बालक संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं। तो अब देखिएगा, ये 4 तक तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। अब 4 से आगे सबके लिए समान है। 5 बालक संस्कृत पढ़ते हैं और पंच कन्या गायनम कुर्वन्ति, 5 कन्याएं गायन करती हैं, वन गाती हैं। और पंच पुस्तकानि अत्र सन्ति, 5 पुस्तकें यहां हैं। अब देखिएगा, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। और इन सब को क्या है कहने के लिए 5 5 5 का ही प्रयोग हुआ है। पंच पंच पंच, कहीं परिवर्तन नहीं आया। इसी प्रकार से आगे की जो संख्याएं हैं उनमें भी आपको समझ लेना है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया क्लियर। अब आप प्रयोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको आगे नहीं बताऊंगा, आगे सबके लिए एक आपको उदाहरण बनाएंगे। अब मैं आपको गृह कार्य देता हूं। गृह कार्य ये देता हूं आपको कि मैंने आपको गिनती लिखाई थी, जितनी भी लिखाई है आपको, मैंने आपको लिखाई थी 20 तक गिनती लिखा दी मैंने आपको। ठीक है, ये यहां तक। विंशति है। ठीक है, यहां तक आपको क्या करना है, सबके साथ में वाक्य निर्माण करना है। ये एक एक वाक्य बनाना है। 20 वाक्य बनाने हैं, मानिएगा। कितने वाक्य बनाने हैं? 20 वाक्य। ये आप स्वयं अभ्यास करेंगे तब होगा जी। मैंने आपको अभ्यास करना सिखा दिया है। ये मैंने आपको बता दिया कि पंच से लेकर के आगे के शब्दों के जो कोई लिंग नहीं, मतलब अर्थात सबके साथ में जैसे ये एक ही लिंग रहता है। ठीक है, परिवर्तन नहीं होता। 4 तक परिवर्तन होता, मैं उदाहरण बता दिए। तो आप 20 वाक्य मुझे बना करके फेसबुक पर शेयर करेंगे। ये आपके लिए गृह कार्य है इस कक्षा का। ठीक है, चलिएगा। अब मैं आपको इसमें कुछ संधि और जो हमारी शेष हैं, आज मैं आपकी संधियों को पूर्ण करूंगा मित्रों। ठीक है, संधि का चैप्टर आज हमारा समाप्त हो जाएगा। अब इसके आगे कोई संधि नहीं होगी। ठीक है, आज हमारे पास में अंतिम संधि तक आपको पढ़ा देंगे। चलिएगा, लिखिएगा, संधि लिखिएगा, संधि लिखिएगा। ये 71वां नियम है। ठीक है, 70 नियम पढ़ लिए हमने, ये 71वां है। उत्व संधि क्या है? उत्व संधि लिख लीजिएगा। उत्व संधि, ये 2 ताएं यहां पर ध्यान देंगे। उत्व ऐसा। ठीक है, इस संधि का बहुत प्रयोग मिलेगा आपको, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ये प्राथमिक स्तर की संधि नहीं है वैसे, परंतु इसका प्रयोग बहुत होता है, इसलिए आपको मैं इस कक्षा में, इस कोर्स में पढ़ा रहा हूं। लिखिएगा, ह्रस्व आ के बाद विसर्ग, विसर्ग ये 2 बिंदी लगा लीजिएगा। विसर्ग मैं बोलूंगा, विसर्ग माने 2 बिंदी लगाइएगा। कोष्टक में लिख लीजिएगा, ये रू लिख लीजिएगा कोष्टक में। ठीक है, और कोष्टक में इसको बंद कर दीजिएगा। रू को, विसर्ग को अलग रखना है। ओ उ होता है।
ये उ ह्रस्व उ है, इसको कोष्ठक में बंद कर लीजिएगा। ह्रस्व उ, दीर्घ नहीं आएगा, ह्रस्व उ। ठीक है। यदि बाद में वर्ग का तृतीय कामा चतुर्थ कामा पंचम वर्ण कामा हा या रा ला वा हो तो तथा उस उ को ये उ को कोष्ठक में बंद कर लीजिएगा। पूर्व आ के साथ मिलकर ओ हो जाता है। चलिएगा समझिएगा, ये कह रहे हैं कि ह्रस्व आ, यदि ह्रस्व माने शब्द है, शब्द का जो विसर्ग है उससे पहले ह्रस्व वर्ण है। जैसे मानिएगा आपके सामने ये शब्द है रामाह, तो यहां क्या है, ह्रस्व आ के बाद में विसर्ग है। ठीक है, इस प्रकार के शब्द शब्दों में आएगा। तो ह्रस्व आ के बाद विसर्ग, और कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, जैसे हरी ही है, हरी ही, तो यहाँ ये विसर्ग तो है परंतु ह्रस्व अवर्ण नहीं है ये, तो ये नहीं आएगा यहाँ पर। ह्रस्व अवर्ण से उत्तर विसर्ग वाले शब्द आएंगे। तो कहते हैं ह्रस्व वर्ण के बाद विसर्ग, विसर्ग ये वास्तव में क्या होता है, रू का रू होता है वास्तव में व्याकरण में, रू का रेफ को विसर्ग होता है। तो कहते हैं कि विसर्ग को ऊ माने ह्रस्व ऊ हो जाता है, माने ये हट जाता है, इसको क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, ये ऊ हो जाता है। और यदि बाद में, यदि उसके बाद में विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर हो अथवा चौथा अक्षर हो अथवा पांचवा अक्षर हो, समझ गए आप, माने वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कोई भी अक्षर हो, अथवा हा या रा ला वा इनमें से कोई वर्ण हो तो होगा। और जो ऊ हो जाएगा विसर्ग के स्थान में ऊ हो जाएगा, उसको क्या करना है, उसको पूर्व वाला जो आ है उसके साथ मिला करके ओ कर देना है, फिर साथ में ओ भी करना है। ठीक है, तो ओ कर देते, आ के साथ मिलकर उसको ओ हो जाता है। अभी संधि आपको दिखाऊंगा, आइएगा, ये वास्तव में यहां देखिएगा, लीजिएगा, रामः गच्छति। अब देखिएगा ये रामा ह्रस्व वर्ण से उत्तर ये विसर्ग है और आगे वर्ग का ग आ रहा, वर्ग का तीसरा अक्षर क्या आ रहा है, वर्ग का तीसरा अक्षर। तो रामः गच्छति तो क्या होगा, रामो गच्छति, क्या है, रामो गच्छति। अब यहां वास्तव में क्या हुआ था, इसको हो गया था ऊ, ध्यान दीजिएगा। एक मैंने आपको पहले संधि पढ़ाई थी आद गुणा गुण संधि, वो क्या है, ये वाली संधि लग करके फिर इसको गुण हो जाता है वास्तव में,
जो मैंने आपको आ के साथ ऊ मिलकर के ओ हो जाता है, वो गुण संधि से होता है वास्तव में, ठीक है। तो अब ये ऊ और आ मिलकर के गुण होकर के क्या बन जाता है, रामो गच्छति। समझ में आ गया होगा 100%। बाला हसति, बालो हसति, छात्र धावति। अब देख ये है, ये वर्ग का चौथा अक्षर है, छात्रो धावति, मेघ वर्षति, तो मेघो वर्षति, यहां पर वो आ गया। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे मित्रों। आप संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, ये संधि बहुत प्रयोग होती है, आपको समझ लेना है, ठीक है। आगे मैं आपको अब कुछ कुछ स्टोरी बीच में पढ़ाऊंगा, तो वहां संधियां बताऊंगा कि ये वाली संधि हुई है, ये वाली संधि हुई है, ठीक है। जितनी पढ़ाई है उनमें से। चलिएगा, ये आपकी संधि हो गई, इसको अच्छी प्रकार से स्मरण कर लीजिएगा। आइएगा, ये आपकी हल संधि समाप्त हो गई, व्यंजन संधि। अब हमारे तीसरे प्रकार की संधि कौन सी थी, विसर्ग संधि। ये सारी संधियां नहीं है, और इसके ऊंचे लेवल की संधियां सेकंड वाले कोर्स में आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। अब आ जाइए विसर्ग संधि, विसर्ग संधि पर आ जाइए। विसर्ग संधि 72 लिखिएगा, नियम 72 में लिखिएगा। एतत् तथा तद, ये कोष्ठक में बंद कर लीजिएगा, एतद तथा तद। देखिए कोष्ठक में लिखिए आगे, एषाः तथा सः, के विसर्ग का लोप हो जाता है यदि बाद में कोई व्यंजन हो तो। ठीक है, ये बस केवल यही लगती है। जो एतद शब्द का पुल्लिंग में क्या बनता है, एषः प्रथमा व्यक्ति एक वचन में। तद शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा व्यक्ति एक वचन में क्या बनता है, पुल्लिंग सः। बस इन्हीं के लिए संधि है। ये कह रहे हैं यदि एषः सः के बाद में कोई वाक्य के अंदर व्यंजन आ जाए तो इनके विसर्ग का आप लोप भी कर सकते हैं और विसर्ग भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब यही है कि ये जो संधियां मैंने पढ़ाई हैं ये ऐच्छिक हैं, इनको आप करके भी लिख सकते हैं, बिना करे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये है, आप एषः के विसर्ग सहित भी लिख सकते हैं और सः को भी विसर्ग सहित और बिना विसर्ग के भी लिख सकते हैं वाक्य के अंदर। ध्यान दीजिए, क्या था, सः गच्छति, इसकी जब संधि कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सा गच्छति। परंतु आप ये ध्यान रखेंगे, आप लिख तो सकते हैं परंतु आप शास्त्रों के अंदर जब इन शब्दों को लिखा हुआ संधि किया हुआ ही पाएंगे। आपको ये समझा रहा हूं कि यह आपको हमेशा प्राय करके ऐसा ही लिखा मिलेगा पुस्तकों में, तो ये विसर्ग का संधि से लोप हो जाता है। परंतु आप ऐसा भी लिख देते हैं तो भी सही है, तो भी गलत नहीं है। ऐसे ही एषः गच्छति, एषः गच्छति।
चलिएगा, इसी बस इन दो शब्दों के लिए प्रयोग कर देखिएगा। व्यंजन कोई भी व्यंजन होना चाहिए आगे, बिना व्यंजन के नहीं। ये व्यंजन है गा गा, तो व्यंजन है। इसी प्रकार से कोई व्यंजन हो, बस स्वर में ये नियम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइएगा, तिहत्तर, अंतिम संधि इस कोर्स की लिखिएगा। विसर्ग को ये इन्वर्टेड कोमा लगा के स लिखिएगा, स बीच में हलंत करिएगा, स हो जाता है यदि वाद में वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श श स हो तो परंतु का खा पा फा का खा पा फा के परे रहते नहीं। देखिए बहुत सुंदर है। क्या कहते हैं कि कोई शब्द है, शब्द माने विसर्ग होता है, वो किसी शब्द के अंत में ही आता है। कोई विसर्ग है किसी शब्द के अंत में, उसको क्या हो जाता है, स हो जाता है, स दंत स। यदि बाद में कौन सा वर्ण होना चाहिए, वर्ग का प्रथम अक्षर होना चाहिए अथवा वर्ग का द्वितीय अक्षर होना चाहिए, ठीक है, अथवा शा शा सा, इनमें से कोई सा होना चाहिए बस। तो क्या है, विसर्ग को स हो जाता है। परंतु क्या है, वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर में कहते हैं कि का खा ये भी वर्ग के प्रथम और द्वितीय है, ये भी पा फा ये भी वर्ग के प्रथम द्वितीय है। कहते हैं इनको छोड़ दीजिएगा, इनके परे रहते तो नहीं होगा, इनके परे रहते तो विसर्ग ही रहेगा। इनके माने क वर्ग का और प वर्ग का जो पहला दूसरा है उसको छोड़ करके चवर्ग तवर्ग तवर्ग, इनका पहला दूसरा, और ये इन वर्णों के परे रहने पर क्या हो जाता है, विसर्ग को स हो जाता है। ये संधि आपको बहुत मिलेगी, बहुत मिलेगी, ठीक है। उदाहरण आ जाइएगा, देखिएगा। जैसे राम आहा, ठीक है, तारती, रामा प्लस तरती, ये विसर्ग है। यहां पर ये ध्यान रखेंगे, या विसर्ग से पहले कोई भी वर्ण हो, कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहे कि यहां पर आ होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कोई भी वर्ण हो। उसके बाद में ये क्या ता आ गया, ये वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो इसलिए इसकी संधि होगी तो क्या होगा, रामस्तरति, क्या रामस्तरति। ऐसे ही गऊ चरति, क्या गऊ चरति। तो यहां इस विसर्ग को क्या हो गया, ये आगे वर्ग का पहला अक्षर स हो गया है, ठीक है, स हो गया। फिर स होने के बाद में जो मैंने आपको एक संधि पढ़ाई थी, स्तोश्चुनाश्चु माने श्चुत्व संधि, श्चुत्व संधि पढ़ाई थी, वो क्या है,
माने च वर्ग के योग में स को क्या हो जाता है, श हो जाता है। तो पहले ये संधि लगेगी, स करेगा, फिर स को श हो जाएगा उस सूत्र उस संधि से। तो गौश्चरति, समझ में आ गया। इस संधि से तो केवल ये विसर्ग को स हुआ है, और इस विसर्ग स को क्या है, तालव्य शकार हुआ है इष्टुत्व संधि से। ठीक है, ऐसे ही अब देखिएगा जो ऊपर बताया इनमें नहीं होता है, जैसे एकाह का, तो यहां पर ये इस विसर्ग को स नहीं होगा क्योंकि का आ रहा है आगे, तो ऐसा रहेगा एकाह का विसर्ग ही रहेगा, ये यहाँ संधि ये वाली नहीं होगी। ऐसे रामः पठति, रामः पठति, यहां पर भी संधि नहीं होगी, ऐसा ही रहेगा क्योंकि पा आ रहा है आगे। खा और फा के भी उदाहरण मिल जाएंगे आपको, उनको भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूं, जैसे रामः खादति, यहां पर विसर्ग ही रहेगा ऐसा। ऐसे ही वृक्षाः फालति, वृक्षाः फालति, तो ये विसर्ग ही रहेगा, संधि नहीं हुई है। बस इतनी संधियां इस प्राथमिक स्तर के कोर्स में आपको मैंने पढ़ा दी है। संधियां तो और भी बहुत सारी हैं, परंतु अभी आप इतना ही पढ़ेंगे, इतने से ही आपका भी काम चलेगा। ठीक है, इन संधियों को अब मैं आगे जब भी थोड़ी सी आपको कुछ संस्कृत के वाक्य बताऊंगा, ठीक है, उनमें आप प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान देंगे। ये सभी संधियां जो मैंने आपको पढ़ाई हैं ये कैसी है, ऐच्छिक। आप इनको करके भी लिख सकते हैं और बिना करे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिएगा, तो ये आज आपकी कक्षा पूर्ण हुई मित्रों, आगे की कक्षा में मिलेंगे। ये आपका होगा संधि का प्रकरण पूरा समाप्त। ठीक है, संख्याएं जो बची हैं वो आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे, और गृह कार्य मैंने आपको दिया है 20 वाक्य संख्याओं से आपको बना के देने हैं। अब कुछ शब्द रूप हमारे बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी आपको हम आगे बताते जाएंगे, क्योंकि 67 कक्षाएं हो गई हैं, अब ये कोर्स समाप्ति की ओर जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, फिर आप तैयार रहिएगा सेकंड लेवल का कोर्स पढ़ने के लिए, बिल्कुल कंप्लीट है आपके लिए उत्तर पत्रिका के साथ में। ठीक है, हम आपको अब खाली नहीं छोड़ेंगे, आपको संस्कृत में लगा दिया है हमने। ठीक है, अपने मित्रों को भी जोड़ते रहिएगा, और ध्यान दीजिएगा मित्रों, आप सभी संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं प्राय करके, कुछ लोग जॉब करने के लिए पढ़ रहे होंगे, पर जॉब करना भी पूरा उसका उद्देश्य नहीं है भाषा को पढ़ने का। जॉब आप कीजिएगा, परंतु इस चैनल पर प्राय करके अधिक पढ़ने वाले लोग हैं, संस्कृत भाषा को इसलिए सीख रहे हैं कि संस्कृत में लिखे हुए शास्त्रों को जाने। मित्रों, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि यहां पर इस चैनल पर आपको संस्कृत के शास्त्रों का अध्ययन करा रहा हूं, जिसके अंदर उपनिषद हैं, दर्शन हैं, और भी बहुत सारे वेद मंत्रों के व्याख्यान हैं। उन सभी कक्षाओं को आप सुनिएगा, लाभ लीजिएगा, और संस्कृत जो पढ़ रहे हैं इसका वहां प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, ये केवल संस्कृत पढ़ने करके आप बस संस्कृत पढ़नी है नहीं, ये संस्कृत ये पढ़ना एक साधन है। इसका जो साध्य है वो क्या है, आपको संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ करके समझना, तो उसको आप मेरी वीडियो से सहयोग ले सकते हैं। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।